हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अगेन इन दिस चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था कि कोई भी मैट्रिक्स का हम लोग ये इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। एक अगर आपको मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल दिया रहे, यदि मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल दिया रहता था तो उसमें हम लोग मैट्रिक्स ये इन्वर्स को कैसे फाइंड करते थे। ठीक है, क्या करते थे, सबसे पहले कि आई को एक साइड रखते थे। ठीक है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता था आई को अकेला रखना था। उसके बाद जितने भी टर्म बचता था उसको किधर ले जाते थे हम लोग, आरएचएस की ओर, और उसके हेल्प से हम लोग क्या निकालते थे, ये इन्वर्स। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक है, तो वहां तक हम लोगों ने बोला था कि ये इन्वर्स आपको जितना भी, मतलब अगर ये इन्वर्स आपको डायरेक्ट अगर एग्जाम में मिलता है तो डायरेक्ट ही बनाना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन के बेसिस पर मिल रहा है तो सबसे पहले आपको उसको प्रूव करना होगा और उसके बेसिस पर ये इन्वर्स फाइंड करना होगा। ठीक है, और हम लोगों ने सीखा था कि कोई भी एक मैट्रिक्स है और आपका एक अननोन मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको उसका वैल्यू फाइंड करना है, उस मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो सिंपली हम लोगों ने बोला था कि इसको ये मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और x बराबर क्या होता था, ये इनवर्स बी। ये उधर जाता तो क्या बन जाता था, ये इनवर्स। ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम लोग ये इनवर्स को फाइंड करके बी से मल्टीप्लाई करके हमको सिंपली मिल जाता था। ठीक है, हमको जो अननोन मैट्रिक्स रहता था उसका वैल्यू हमको भी मिल जाता था। इसको हम लोग जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखे थे उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स रहता है, जितने नंबर ऑफ एंट्रीज या तो एलिमेंट होते हैं, उतने हम लोग क्या करते हैं, अननोन को मानते थे। उसके बाद मैट्रिक्स का इक्वलिटी करके हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते थे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और जो आज का टॉपिक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम व्यू से, कि आपका एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। आपका एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, आना ही तो आना है, एकदम गारंटी। तो क्या है वो, सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। समझ लीजिए कि एक साथ इक्वेशन को सॉल्व करना, एक साथ इक्वेशन को सॉल्व करना। आप लोगों ने दो इक्वेशन को, यानी कि आपके पास दो अननोन रहता था और दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 10th क्लास में भी। तो यहाँ पर क्या है कि तीन इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और तीन इक्वेशन का भी आई होप कि तीन इक्वेशन का और तीन अननोन रहता था उसको भी आप लोगों ने सॉल्व करना सीख लिया होगा। ठीक है, थोड़ा एलिमिनेट करके। तो इसमें भी आपको ये जितना भी इक्वेशन लिखा गया है, आपको सिंपली यहाँ पे तीन इक्वेशन मिलेगा। ये आपको एक जनरल मेथड है कि आपको यहाँ पर एन इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि कितना भी इक्वेशन दे दे, आप एक समझ लीजिए कि जितना भी आपके पास इक्वेशन रहेगा उतना अगर अननोन है और उतना ही इक्वेशन है, तभी आपका इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि क्वेश्चन अधिकतर क्या मिलता है आपको, तीन अननोन का वैल्यू होगा, तीन अननोन होगा आपके पास। ठीक है, और तीन अननोन को आपको उसके वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ से तीन इक्वेशन भी होगा, तो आप तो चाहोगे कि डायरेक्ट हम कुछ एलिमिनेट करके इधर उधर करके हम कैसे भी हम वैल्यू को निकाल लें, बट यहाँ पर यह एक रिस्ट्रिक्शन है, एक रुकावट है कि आपको क्वेश्चन में ये बोलेगा कि आप तीनों अननोन को, जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है, आप मैट्रिक्स मेथड से आप निकाल के बता दीजिए। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल अप्रोच है अभी मैं जो बता रहा हूं, और एक क्वेश्चन कराऊंगा, बस एक क्वेश्चन से ही क्लिक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए क्या बोला है कि लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशन। एन लीनियर, लीनियर बोले तो जिसका डिग्री कितना होता है, 1, दो तो क्वाड्रेटिक, ठीक है, तीन है तो क्यूबिक, और उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक आगे चलता है। तो क्या बोला यहाँ से कि फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एन लीनियर इक्वेशन होगा आपके पास, कि नंबर ऑफ इक्वेशन कितना बोला यहाँ पर, एन, तो उतना वेरिएबल भी होगा तभी उतना इक्वेशन होना चाहिए इन एन अननोन। आपके पास कितना का वैल्यू पता नहीं, कितने अननोन का वैल्यू पता नहीं है, आपके पास एन अननोन का वैल्यू पता नहीं है। वो एन अननोन क्या है, x1 x2 इस तरह चलते कहां तक गया है, xn तक, यानी कि हमको इसी सब का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है,
तो जैसे इक्वेशन मेरा है ये 1 1, ठीक है, x1 x2 ये सब क्या है, x1 x2 xn, ये सब क्या है मेरा अननोन, जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है। और ये 1 1 ये 1 2 ये 1n और कुछ भी, ये 2 1 ये 2 2 2n, कुछ भी आपको ये जो दिख रहा है ये सब क्या है अननोन के पहले जो उसका क्या है कॉफिशिएंट है, उसके क्या है कॉफिशिएंट है, ठीक है। और आपके पास क्या है अननोन का वैल्यू आपके पास पहले ही बोल दिया कितना, n लीनियर इक्वेशन है, आपका इक्वेशन कितना है 1 2 यहां तक कितना किया है ये n तक, और आपका अननोन का भी वैल्यू कितना है n, कौन कौन x1 x2 xn तक, ठीक है। और आपको सिंपली इक्वेशन के फॉर्मेट में ये बना के दे दिया, ठीक है। तो आपको एक ये मैट्रिक्स दिख रहा है, आपको ये क्या दिख रहा है आपके पास एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट दिख रहा है, ठीक है। तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका ऑर्डर क्या आपके पास देखिए n बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो n नंबर ऑफ कॉलम है, और ये कितने का है यहां से n रो 1 कॉलम, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हाँ जी पॉसिबल है, क्यों, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो से मैच कर गया, सिंपल है। तो जब ये दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जो हम मैट्रिक्स ये मान क्या है डजेंट मैटर, पहले हम देख रहे हैं ये एंड x, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स का जो फाइनल मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या होगा, कितने ऑर्डर का बनेगा ये, तो वो कितना बन रहा है यहाँ से n बाय 1 ऑर्डर का, n बाय 1 ऑर्डर का। तो वही बोला है कि यहाँ पर एक समझ लीजिए कि एक मैट्रिक्स ये आपके फॉर्मेट में लिखा गया है, इसके नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 2 3, जितना नंबर ऑफ इक्वेशन है उतने क्या है नंबर ऑफ रो है, n रो है, और कॉलम कितना आपके पास सिंपली कितना है एक ही कॉलम है, ये बीच में प्लस का साइन है ना कि कुछ गैप का, और बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब कि यहाँ पे गैपिंग नहीं है, तो कॉलम की संख्या भी कितना यहाँ पे 1 है। आप यहाँ से भी दे सकते हो मैट्रिक्स का मल्टीपल करके कि फाइनल जो ऑर्डर मिलेगा मल्टीप्लाई करके वो कितना मिल रहा है आपके पास n बाय 1 ऑर्डर का, ठीक है। तो जो भी अननोन का जो हम बोल रहे हैं कि जो भी अननोन के पहले जो कोएफिशिएंट मिलेगा ना उसको एक मैट्रिक्स बनाना है और उसको हमेशा नाम देना है ये, ठीक है। एंड कैपिटल X उसको नाम दे रहे हैं जितना वेरिएबल होगा, जितना भी वेरिएबल होगा उसको एक सिंपली एक आप मैट्रिक्स बना दीजिए, ठीक है। बस आप बात को लेके चलिए, और B आपको वैसे मैट्रिक्स को बनाना है जो आपका कहाँ हो RHS में हो, जो भी RHS में होगा उसको कहाँ ले जाएंगे B में, B के मैट्रिक्स के साथ, जो भी अननोन होगा किसके साथ कैपिटल X के मैट्रिक्स के साथ, और जो भी कोएफिशिएंट बनेगा वो किसके साथ जाएगा A के साथ जाएगा, ठीक है। आपको बस इतना ही ध्यान रखना, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ये x को मल्टीप्लाई करते हो तो सेम थिंग बनेगा ये, और वो किसके इक्वल हो जाएगा B के इक्वल, क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अगर हम ये जो इक्वेशन मेरा लिखा गया है, अगर हम इसको हम अगर तरीके से लिखते हैं सिस्टमेटिक वे से लिखते हैं तो मेरे पास क्या बनेगा ये देखिए, मेरे पास क्या बनेगा ये, अगर हम ये इसको लिख सकते हैं क्या, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये भी जितना है जितना कचरा इसको साफ करें थोड़ा, अगर हम इसको 1 मान लें पूरे एक सिस्टम को ही, तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन, हम इक्वेशन 1 को इस टाइप से लिख सकते हैं क्या, ये सब माने सो ये x इक्वल टू बी, ये x इक्वल टू बी, जब आप मैट्रिक्स ये को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो किसके इक्वल आ जाएगा ऑटोमेटिक b के तो इक्वल है ही, जब ये x को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम थिंग मिलेगा, और b के क्या है इक्वल, तो वही हम चीज लिखे कि ये x इक्वल टू क्या है b, और हमको किसका वैल्यू चाहिए अननोन का, अननोन किसमें इंक्लूड हो रहा है किसमें शामिल हो रहा है x में, तो x बराबर लिख सकते हैं क्या, जब ये इधर जाएगा तो आपका बनेगा ये इनवर्स, ठीक है, ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा आपका ये इनवर्स, और एक तरीके से आप समझ लीजिए क्या है फॉर्मूला ये,
अब आप बोलोगे कि अननोन का वैल्यू ही हमको कहाँ पता चला, तो दो मैट्रिक्स, ये भी एक एक्स क्या है मैट्रिक्स है, ये इनवर्स भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन वो भी एक मैट्रिक्स ही होता है, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा मैट्रिक्स, इधर अननोन हो गए उधर कुछ वैल्यू होगा। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के अकॉर्डिंग के अनुसार हम क्या कर देंगे उसको अननोन के साथ इक्वेट कर देंगे। ठीक है, अगर यहां तक बात समझ में आया तो ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा समझ के चलना है कि हमको जो अननोन हो गए उसके कोएफिशिएंट को मैट्रिक्स ये बनाना है, जो भी अननोन होगा उसको एक्स बनाना है, और जो आरएचएस में होगा उसको सिंपली बी बनाना है, कैपिटल बी। ठीक है, और ये एक्स इक्वल टू बी और एक्स बराबर क्या हो जाएगा ये इनवर्स बी। तो यहाँ पर फंडा किसका है, सारा खेल ये इनवर्स का है, सारा खेल क्या है ये इनवर्स का। इसलिए हम पहले बोलते थे कि अगर ये इनवर्स आपको दिक्कत हो रहा है उससे पहले अगर आपको एडजॉइंट कोफैक्टर ये सब में दिक्कत है तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ये बाय डिटरमिनेंट ऑफ ये, उसको यहाँ पर पुट करेंगे, मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लीनियर इक्वेशन के बेसिस पर एक क्वेश्चन लिए हैं जिसमें कि आपके पास कितना इक्वेशन है, आपके पास तीन इक्वेशन है। ठीक है, दो इक्वेशन को आप भी सॉल्व कर सकते थे, बट मैंने जिस टाइप का क्वेश्चन आता है एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछेगा ही पूछेगा, सेम टाइप का ही पूरा यही टाइप लिखा रहेगा कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अगर मैट्रिक्स मेथड नहीं लिखा रहता तो आप ऐसे तैसे करके कुछ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आप बना देते। ठीक है, बट यहाँ पहले ही मेंशन कर दिया रहेगा कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड के हेल्प से आपको सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखते हुए थोड़ा सा आराम से अगर करिएगा तो सिंपल है। आपको बस यही फंडा याद रखना है, ये x इक्वल टू बी देन x इक्वल टू ये इनवर्स ऑफ b, ये थिंग होता है ना, आपको बस यही थिंग याद रखना है। ठीक है, x इक्वल टू ये इनवर्स ऑफ b। तो देखिए आपके पास कितना इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है, वेरिएबल कितना है x y एंड z, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल है, आप तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे बट मैट्रिक्स मेथड से बोला है। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। ये किसको मानते थे, वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को, x किसको मानते थे जितना भी वेरिएबल रहता था उसको एक मैट्रिक्स, और b किसको मानते थे जितना राइट साइड में एलिमेंट होते थे उसको एक मैट्रिक्स बनाते थे। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन लिखा गया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2, और यहां से 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। ठीक है, आपको आप फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। तो देखिए आपके पास क्या है, तीनों इक्वेशन दिया गया है तो हम यहीं से सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन। ये आपके पास क्या है गिवन है। ठीक है, हम इक्वेशन को नहीं मिटा रहे क्योंकि बाद में हमको कुछ हेल्प मिलेगा हमको। ये आपके पास क्या है गिवन है। ठीक है, ये आपके पास क्या गिवन है, हम यहीं से सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो देखिए अब आपको क्या करना है, मैट्रिक्स ये बनाना, एक्स बनाना एंड बी बनाना है। ठीक है, तो देखिए लेट ये इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, अननोन के पहले जो भी एलिमेंट हो उसको आप मैट्रिक्स बना दीजिए। ठीक है, तो यहां से 1, यहां से 1, यहां से 1, समझिए तीन वेरिएबल एक्स एंड वाई एंड जेड, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके कोएफिशिएंट को लिख रहे हैं। यहां से 1 माइनस 2 एंड 3, यहां से 2 माइनस 1 एंड इसका कोएफिशिएंट 1। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है कि जैसे था वैसे हम कोएफिशिएंट को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन था, यहाँ पे मैट्रिक्स बना रहे हैं, यहाँ आपको नहीं देना है प्लस माइनस का साइन,
एक्स क्या बन जाएगा आपके पास, कितने वेरिएबल है आपके पास, 3, कौन कौन सा, एक्स वाई जेड, ठीक है। आपके पास ये क्या बना, एक्स। बी क्या बन जाएगा, बी वैसे थिंग जो आरएचएस में होगा, आरएचएस में क्या है, 3 2 2, ये थिंग मिला। अब आपको क्या करना होता है, यहीं से देख लीजिए, ये x इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू ये इनवर्स बी। तो चलिए आप काम स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले ये इनवर्स निकालना पड़ेगा। ये इनवर्स के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले कोफैक्टर, एडजॉइंट तो चाहिए ही, उसके लिए कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम जब करते हैं कि कोफैक्टर निकालते 1 बाय 1, ठीक है। सब एलिमेंट का क्या निकालते हैं हम, कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। आप डिटरमिनेंट पहले भी निकाल सकते हो, बाद में भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं हम कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ये 1 1 दैट इज C11। साइन कन्वेंशन तो आदि होगा, वही जो डिटरमिनेंट का होता है, सिंपल प्लस माइनस प्लस और फिर अल्टरनेट चलता हो, ठीक है। आपको किसका निकाल रहे हैं, सबसे पहले C11, तो कोफैक्टर निकालना आता ही था, तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम रो को ढकिए। 2 बाय 2 ऑर्डर का क्या बन रहा है आपके पास, डिटरमिनेंट, तो बना दीजिए, क्या हो जाएगा, -2 3, यहाँ से -1 एंड 1 मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, -2, फॉर्मूला का माइनस और यहाँ से -3, तो -2 में +3 तो 1, प्लस में 1। अब इसी टाइप से आपको निकालना है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12 दैट मीन्स C12। तो आप इसको लिख भी सकते हो, ये जो लैंग्वेज है बोर्ड है, तो आप लिख भी सकते हो, नहीं तो आपको सिमिलरली उसी टाइप से उतार देना है, ठीक है। C12 तो क्या हो जाएगा, C12 में साइन कन्वेंशन माइनस, तो सबसे पहले आपको माइनस देना पड़ेगा, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम रो को ढकिए, क्या हो जाएगा 1 3 2 1 1 3 2 1, तो क्या मिल जाएगा आपके पास, यहां से देखिए -1 में 3 2 6, ठीक है। 1 में 6 जाएगा तो -5 और माइनस माइनस +5, ठीक है। इसी तरह निकालते जा रहे हैं, हम डायरेक्ट निकालते जा रहे हैं। इतना तो आइडिया आ ही गया होगा कि कैसे निकालते हैं। तो C13 में कौन सा, उसके कॉलम रो को ढकना है, क्या हो जाएगा 1 -2 2 -1 1 -2 2 -1, तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए -1 फॉर्मूला का माइनस और यहाँ से -4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से -1 में +4, -1 में +4, तो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस में 3, ठीक है। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ये 2 1 दैट मीन्स C21। आपको सबसे मेन काम है कोफैक्टर ही निकालना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, घबराने का नहीं। क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 1 -1 1 1 1 -1 1, तो क्या हो जाएगा इसके लिए 1 फॉर्मूला का माइनस, यहाँ से -1 1 माइनस माइनस +1, कितना हो गया 2, ठीक है। हम एक काम कर रहे हैं, सबके पहले हम लिखते रहे कोफैक्टर जितना भी निकला है उसका कितना निकला, 1 ही निकला था, ठीक है। और यहाँ से आपका इसका कितना निकला आपके पास 5, इसका कितना निकला 5 है, ठीक है। और इसका 3 1 का 3, इसका कितना निकल रहा है 2, तो ये थोड़ा स्पेस नहीं, इसी कारण आप इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। कहाँ तक हो गया आपके पास, ये 2 1 2 2 का ना, ये 2 2 दैट मीन्स C22, तो क्या हो जाएगा, साइन कन्वेंशन को देखते हुए, साइन कन्वेंशन को देखते हुए, सॉरी इसमें साइन कन्वेंशन देखे थे, इसमें क्या हो गया था, इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम 1 और यहाँ से 1 में 1 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे -2 होगा। थोड़ा सा यहाँ पे साइन कन्वेंशन ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो 2 2 साइन कन्वेंशन पॉजिटिव, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉलम रो, कॉलम रो को ढकने के बाद कौन सा एलिमेंट बचेगा 1 1 2 1,
1 1 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस 2, यहाँ से -1। ठीक है, ये उसके कॉफैक्टर है, इसको ध्यान नहीं देना है आपको, जो एलिमेंट है उसको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ से क्या निकला 2 2, हम निकालते हैं किसका 2 3 का, दैट मीन्स C23। तो क्या हो जाएगा C23 में, साइन सबसे पहले माइनस बाहर में, उसके बाद यहाँ से कॉलम रो को 1 1 2 -1 1 1 2 -1। तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से -1 -2 -1 एंड -2 -3, बाहर में -3 एंड +3। उसके बाद ये 3 1, दैट मीन्स C31। तो इसका क्या मिल जाएगा आपके पास, कॉलम रो 1 1 -2 3 1 1 -2 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 -2, यहाँ से कितना मिल गया आपके पास 5। फिर यहाँ से 3 2 का, दैट मीन्स C23। तो क्या हो जाएगा, सॉरी 3 2 ना, 3 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, कॉलम रो 1 1 1 3 1 1 1 3। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, 3 में 1 गया तो 2। साइन कन्वेंशन को थोड़ा देखते हुए, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, पहले माइनस लगेगा, तो फिर यहाँ से कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ये 3 3। तो दैट मीन्स C3। तो क्या हो जाएगा C33 का, कॉलम रो 1 1 1 -2 1 1 1 -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2, और यहाँ से -1, तो -3। ठीक है, -3। इसको मैं भी लिख रहा हूँ, -2 का कितना निकला यहाँ से, इसका -1, 3 का आप लिख सकते हो साइड में, और आपको तो स्पेस है ना कॉपी में, आप तो रहेगा ही 5 -2 एंड 3। इतना निकलने के बाद सबसे पहले क्या काम करना है आपको, पहुंचना क्या, सबसे पहले एडजॉइंट में। एडजॉइंट में पहुंचने के लिए आपको पहले क्या चाहिए, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर, और उसके बाद ये इनवर्स के लिए एडजॉइंट एंड डिटरमिनेंट। तो चलिए एडजॉइंट निकाल लेते हैं हम। एडजॉइंट ऑफ ये क्या हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट निकाले हो उसका एक मैट्रिक्स फॉर्म बनेगा, और बाद में ट्रांसपोज 1 1 5 3, कोफैक्टर को लिख रहे हैं -2 -1 और बिकम्स 3। ठीक है, 5 -2 3, और यहाँ से ट्रांसपोज 5 -2 एंड 3। तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 5 3 -2 -1 3 5 -2 3। अगर आपका आंसर कभी गलत मिल जाए तो बता दूंगा कि कैसे गलत आता है कैसे नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये जो जितना भी खिचड़ी पका अभी, आपको क्या करना है, सबसे पहले कहाँ जम करना है, कोफैक्टर पे। क्यों, क्योंकि आपको ज्यादा पॉसिबिलिटी मिलेगा गलत होने का कोफैक्टर पे। कभी कभी टीचर से भी गलत हो जाता है, कैलकुलेशन है, थोड़ा प्लस माइनस का झंझट है। तो आपको कभी भी अगर डाउट लगे कि मेरा आंसर नहीं आ रहा है, कैसे आंसर नहीं आ रहा वो भी चेक करने का मेथड में भी बता दूंगा। तो सबसे पहले जंप करना है आपको कहां पे, कोफैक्टर के, जितना भी आप कोफैक्टर निकाले हो, ठीक है, वहां पे। डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, देखिए डिटरमिनेंट आपका यहां से 1 1 1, यहां से 1 -2 3, ठीक है, यहां से 2 -1 एंड 1। क्या ऑपरेशन लगा दे, 1 1 दिख रहा है, ऑपरेशन लगा दे। चलिए ऑपरेशन लगा देते एक बार, ठीक है। ये आपके पास एडजॉइंट मिल गया है ना, तो चलिए या फिर डायरेक्ट बना दें। चलिए हम ऑपरेशन लगा दे रहे हैं, किस में मिला आपको, रो में। तो C1 में C1 -C2 एंड C2 में C2 -C3 कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ये 0 0 1, ठीक है। 1 में -2 गया तो माइनस पहले से कर रहे हैं, -2 है, +3 -2 -3 -5, ये तो सेम रहेगा। 2 में -1 गया तो 3 -1 में -1 तो -2, ठीक है। आप यहां से भी एक्सपेंड कर सकते हो डायरेक्ट, किधर एक्सपेंडिंग कर रहे हैं, यहीं पे थोड़ा बना देते हैं, ठीक है। R1 के लो तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट ऑफ ये क्या हो जाएगा, यहां से -6 एंड
प्लस 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो क्या हो गया ये 9। डिटर्मिनेंट ऑफ ये आपके पास कितना मिला है 9 मिला। अब ज्यादा कुछ नहीं करना, आप जहां तक पहुंचना चाहिए था आप पहुंच गए हो, ठीक है, जहां तक पहुंचना चाहिए था आप पहुंच चुके हो, ठीक है। बी को मिटा रहा हूं क्या, B322 था ना, यहीं से दिख रहा है आपको। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता है ना। तो चलिए एडजॉइंट क्या है आपके पास 1 -2 5 5 -1 -2 3 3 3, ये आपके पास क्या निकला, ये डिटर 9 था 9 दे दिया, ठीक है। ये आपके पास क्या निकला फाइनली, ये इनवर्स आपके पास क्या निकला, ये इनवर्स, ठीक है। तो चलिए ये इनवर्स तो आपको निकल गया। अब आपको क्या है, आपको किसका वैल्यू चाहिए, एक्स वाई जेड का, किसका चाहिए, एक्स वाई जेड का। तो चलिए एक्स वाई जेड का चाहिए तो कैसे फाइंड होगा, तो देखिए अभी जो बताए हम यहाँ पे लिखे थे हम, ये एक्स और बी को तुम लिख सकते क्या, नाउ क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इनवर्स ऑफ बी। अब पता चल गया कि हम ये इनवर्स क्यों निकाले, इसकी जरूरत क्यों पड़ा हमको। तो x की जगह पर क्या था, यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्स वाई जेड था कि नहीं। ये इनवर्स कितना निकला आपके पास, इसको लिख सकते हैं क्या 1/9, और यहाँ से 1 -2 5, यहाँ से 5 -1 एंड -2 3 3 3 आपके पास, और यहाँ से b कितना था आपके पास, b तो यही दिख रहा है 3 2 2। अब आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, किसका, इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, इसका कॉलम इसका रो कैंसल आउट, तो क्या होगा 3 रो 1 कॉलम होगा, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा 1/9, और यहाँ से देखिए 1 × 3 3 -2 × 2 -4 5 × 2 कितना आ जाएगा 10 होगा। फिर यहाँ से 5 × 3 15 -1 × 2 -2 -2 एंड -2 -4, ठीक है। यहाँ से फिर 3 × 3 9, फिर यहाँ से 3 2 6 3 2 6 होगा, सही है 3 2 6। और यहाँ से कुछ गलती हो रहा है क्या, यहाँ से 1/9, यहाँ से 3 3 9, यहाँ से 3 2 3 3 3 आ रहा था क्या, अगर आपको 3 उधर भेज दें तो कौन सा मिलता था, यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं आपको, ये 1 इधर क्या हो जाएगा 1 3 2 3 3 3, तो आप इधर जब कवर करोगे तो -1 और +4 3 में बदल जाएगा, ठीक है, ये केस, ठीक है। थोड़ा सा चेक करना है, थोड़ा सा यहाँ से आप चेक करोगे तो -1 एंड -2, सॉरी यहाँ से जो है ये थिंग आपका माइनस होगा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस था, तो ये माइनस तो पहले से प्लस बना देगा ना, ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देख रहे थोड़ा चेक करके, यहाँ से -1 एंड यहाँ से -2, ठीक है, तो ये -3, ठीक है, ये भी ठीक है। और यहाँ से जब इसको कवर करेंगे तो -2 और -1 -2 एंड -1 साइन प्लस माइनस प्लस, सॉरी ये थिंग जो होगा ना ये माइनस होगा, ठीक है।
ये माइनस होगा। क्यों माइनस होगा कि देखिए इसका जब हम ट्रांसपोज किए थे, ये ट्रांसपोज होके आया ना, जब इसको हम पलटी करेंगे तो ये 3 तो वहीं पर रहेगा, और ये 3 किसका एलिमेंट था, ये 3 तो ये 3 का कॉफैक्टर निकाल रहे थे, तो ये 3 कहाँ पहुंचेगा, यहीं पर ना, ये 3 तो साइन प्लस माइनस प्लस, थोड़ा सा साइन में गलती हो गया होगा तो वहां पर देख लीजिएगा जब हम कॉफैक्टर निकाले थे। तो क्या हुआ, यहाँ से इसको बंद कीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -2, और 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, बीच में तो माइनस होता है ना, तो -2 - 1 -3, साइन प्लस का तो साइन में नो चेंज, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -6। यहीं पे थोड़ा चेक कर रहे थे, तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, ये यहाँ से x y z बराबर क्या हो जाएगा 1/9, और यहाँ से 3, और यहाँ से देख 10 + 3 कितना हुआ 30, 13 में 4 गया तो 9, यहाँ से 4 to 6, 15 में 6 गया तो यहाँ भी 9, और ये कट गया, और ये भी कितना आया 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हम 1/9 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में क्या हो जाएगा 9 × 1/9, 9 × 1/9, और 9 × 1/9, तो सब कट जाएगा, तो अंदर में क्या बच रहा है, सिंपली सारी जगह पर 1 1 1, क्या बच रहा है सारी जगह पर आपका 1 1 1, तो क्या हो जाएगा, आप सिंपल आ गया ना, क्या हो गया x y z इक्वल टू क्या हो गया 1 1 1। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो इक्वल, और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम, तो इसलिए x बराबर भी 1, y बराबर भी 1 एंड z बराबर भी 1, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो हम देखें कि यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कॉफैक्टर में, तो कभी भी अगर आंसर आपका गलत निकले, और आप चेक भी कर सकते हैं आंसर को, बता रहा हूं कि आपका कभी भी आंसर गलत निकले तो सबसे पहले आप कहीं नहीं जाना है, सबसे पहले आपको कॉफैक्टर जाना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग बनता है, थोड़ा टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में ही बनाना बेटर होता है। आपके बोर्ड में जितने भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ये सबसे सिंपल है, क्यों, क्योंकि ये इनवर्स आपको फाइंड करना ही पड़ता है, सिंपल है, क्या है, कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपली क्या है, ये कैलकुलेशन वाली चीजें हैं, ठीक है, क्या है, सिंपल कैलकुलेशन। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको तो सबसे पहले आप लास्ट में ही बनाइए, सबसे बेटर है, और पैसेंस को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि हम यहाँ बना रहे ध्यान मेरा और कहीं चल रहा है, तो आपका गलत होने का चांसेस बढ़ सकता है, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है कि आप बना रहे क्वेश्चन को, थोड़ा सा कॉफैक्टर में ध्यान देना है, अगर आंसर गलत आ जाता है तो कॉफैक्टर पे जंप कीजिए। अब हमको पता कैसे चलेगा कि मेरा आंसर गलत आया कि सही आया, चलिए जो भी मेरा एक्स वाई जेड का वैल्यू आया, जो भी अननोन का वैल्यू आया, तो उसको जब हम इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे, तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए, जब हम इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे एक एक करके, तो हमको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना, तभी तो सही है। चलिए x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1, कुछ भी वैल्यू आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अभी हम पुट करते हैं, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। चलिए x बराबर 1 1 1, बीच में क्या है, तीनों जगह प्लस, तो 1 + 1 + 1 कितना आएगा 3, सेटिस्फाई किया, ठीक है। चलिए सेकंड में चलते हैं, यहाँ पे x का 1, y का भी वैल्यू 1, तो 2 × 1 कितना जाएगा -2, और यहाँ से +3 क्या हो जाएगा, देखिए 1 + 3 4, 4 में 2 गया तो 2, ये भी सही, ठीक है। यहाँ से 2 × 1 1, सॉरी 2, यहाँ से y की जगह पर 1 और +1, 1 1 कट गया 2, राइट में क्या 2, यानी कि तीनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ये सेटिस्फाई कर दिया, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इसका मतलब क्या है, जो भी मेरा वैल्यू निकला वो क्या है, मेरा सही है, क्या निकला, सही है। तो इस टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे आपको कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं, क्यों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप जितना आप खुद से करोगे ना उतना बेटर है। थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है कहीं पे भी, तो आपको मैंने क्या बोला कि जब आपको ये सेटिस्फाई कोई वैल्यू नहीं कर रहा, तो आप थोड़ा सा, कुछ नहीं, थोड़ा सा ज्यादा पूरा काटना छाटना भी नहीं, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा यहाँ से कि जब ये कट जाए, कुछ इंटीजर में वैल्यू मिल जाए, और खास करके आपको वैल्यू आपको क्या मिलता है, खास करके वैल्यू आपको क्या मिलता है, मैं सारा हिंट दे रहा हूँ कि खास करके वैल्यू आपको इंटीजर में ही मिलेगा, ऐसे कि 1 2 3 या फिर 1 2 5 या फिर 2 3 5 2 3 6, ऐसा कुछ वैल्यू आ सकता है, ठीक है। तो
तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो कोफैक्टर पे जंप कीजिए, अगर वहां भी आपको सही मिल गया तो फिर ज्यादा लेंदी नहीं है, थोड़ा सा इधर देख लीजिए, अगर कैलकुलेशन ठीक है तो कोई बात नहीं, और नहीं तो फिर थोड़ा सा और आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम जितना भी क्वेश्चन करवाते हैं कोई फायदा है नहीं, आप जितना खुद से करोगे उतना आपके लिए क्या है, बेटर है, ठीक है। तो देखिए आपके पास कुछ क्वेश्चन है, वो होमवर्क के लिए मैंने बोला कि मैं जितना भी क्वेश्चन करवाऊं तो आपको क्या है, सिंपली हर क्वेश्चन में आपको कहां तक पहुंचना है, ए इनवर्स तक पहुंचना है। तो आप तो पहले भी सीख चुके कि ये इनवर्स क्या होता है। तो लास्ट स्टेप क्या होता है, ये x इंटू बी, और x बराबर ये इनवर्स इक्वल टू बी। तो ये इनवर्स को मैट्रिक्स बी के साथ यानी कि आरएचएस के जो एलिमेंट होते हैं उसको मैट्रिक्स बनाते हैं, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो x होते हैं जो अननोन होते हैं उसमें क्या करना है, आपको इक्वेट करना होता है, ठीक है। तो आपका ये 3 क्वेश्चन तक तो ठीक है। चौथा क्वेश्चन में कोई बच्चा बोल सकता है कि यहाँ पर तो आप x एंड y को दिए, z तो दिए ही नहीं, यहाँ पर x और z को दिए, वहां पे y ही नहीं है, तो क्या यहाँ पे 2x माइनस 3y z नहीं है, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 0 इंटू जेड, 0 इंटू जेड, जेड है बट उसका कॉफिशिएंट कहाँ पे है, यहाँ पे 0। तो जब आप मैट्रिक्स बनाओगे क्या होगा, 2 माइनस 3, और जेड के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इक्वेशन में क्या है, 0 तो है ही नहीं ना, तो जेड की जगह पर क्या हो जाएगा, 0। इसी टाइप से यहाँ x z है, y नहीं है, तो जब सेकेंड रो लिखोगे तो क्या हो जाएगा, y की जगह पर 0 और z की जगह पर 3, ठीक है। जो चीज मिसिंग होगा उसका कोएफिशिएंट को क्या कर देना है, 0 कर देना, ठीक है, सिंपल है। तो कि आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं, आपको ये इनवर्स निकालने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि सबसे पहले आपको कोफैक्टर में क्या करना है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से आप एक बार नहीं 2 बार चेक करके कोफैक्टर को सही से निकालिए, क्योंकि यहाँ अगर गलती हुआ, अभी भी मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पर भी अगर गलती हुआ ना तो फिर आपका पूरा गलती हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से, और आपका सेम तरीके से पहले क्वेश्चन बोल दिया मैट्रिक्स मेथड से, दूसरा मेथड नहीं लगाना है आपको, मैट्रिक्स मेथड से फाइंड करना है, ठीक है। आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है बुक में और सारा मिल जाएगा, तो आप इसको कीजिए। कल को लेक्चर कंटिन्यू रखते हैं, कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस और कुछ देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए आराम से, अच्छे से रहिए, थैंक यू।